ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हमने कर ली। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हमने कर दी है। ठीक है, अब आप जो भी सवाल करेंगे तो ये आपका रिकॉर्डिंग के अंदर आपका सवाल आएगा, और जो भी हम गुफ्तगू करेंगे, जो भी हम स्लाइड दिखाएंगे, उसमें जो भी टेक्निक्स बताएंगे वो सारी आपको बाद में सर फैसल सईद जो हैं वो आपके ग्रुप्स पे आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं लीजिएगा कि लाइव क्लास जो है उसको हम छोड़ दें। ठीक है, लाइव क्लास की वैल्यू अपनी जगह होती है, और जो रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी तो उसकी भी यकीनन सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है कि जो लाइट जिनके पास चली गई है जिनके इलाकों में, या उनके पास कुछ नेट के कुछ प्रॉब्लम आए हुए हैं। ठीक है, तो वो मुस्तफीद हों उस रिकॉर्डिंग से, ना कि आपके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं और आप रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस करके गायब हो जाएं। ठीक है, 16 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं, 25 प्लस का मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, 17 हो गए, और आप लोग जो बच्चे आ गए हैं, आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स जिन स्टूडेंट से हों तो आप उनको प्लीज जो है उन लोगों को आप जल्द से जल्द उनको इन्फॉर्म करें कि वो ज्वाइन कर लें। 3:01 हमारा हो गया है, हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो बच्चे आएंगे वो शामिल होते चले जाएंगे। अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बच्चों, किसी को भी कोई सवाल ग्रामर के हवाले से हो तो बगैर शर्माए हुए, डोंट गेट शाय, कोई भी सवाल कोई बच्चा करना चाहे वो अपने को अनम्यूट करे और सवाल कर ले मुझसे। ठीक है, चलें जी, बड़ा मुश्किल काम होता है, सवाल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और याद रखिएगा जी, याद रखिएगा सर जो के हाँ हाँ करना जो है ना, उससे आदमी इंसान कभी भी नहीं सीखता। सर उठा के और सवाल करेंगे, उससे तो हम बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहेंगे। 30 मिनट्स की हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट्स की हमारी क्लास होगी। ठीक है, आपको बैक करके आप लोगों को नहीं आना है, और इसी क्लास के अंदर हम रीडिंग कॉम्पिटिशन जो आज हमने तैयारी की है वो हम कंप्लीट करके, अब उसमें चाहे 25 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, 35 मिनट लगे, उसको हम जब खत्म होगा तो उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम जब स्लाइड की तरफ जाएंगे तो आखिरी स्लाइड के बाद एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम बैक करके वापस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर वहीं से हम उसको क्विट कर देंगे, बस बैक करके हम आगे इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। देखिए आज हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अभी 10 मिनट तकरीबन जो है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोबारा, और उसके बाद हम स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। 7 स्लाइड्स मैंने आपकी निकाली हैं पास पेपर से, वो हम डिस्कस करेंगे और टेक्निक्स उसके अंदर देखेंगे कि किन टेक्निक्स से जवाब जो है हमारा वो हम जल्द से जल्द और सही, राइट आंसर, करेक्ट आंसर एंड गेट इट क्विकली, ये टेक्निक हम सीखेंगे कि हमारा आंसर भी सही हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो हमने आंसर निकाला है बिल्कुल सही है। और वो आंसर निकालने की जल्दी की टेक्निक क्या है, क्योंकि जितनी आप देर लगाएंगे इसका मतलब है दो जो आपके पेपर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, उसका टाइम जो है आप इसमें लगा रहे हैं। फर्स्ट करेंगे ये 1 to 10 क्वेश्चन जो है, खैर अब तो 1 to 10 नहीं, अब तो 20 क्वेश्चन होंगे, 200 का आपका पेपर हो गया है। तो 20 क्वेश्चन जो है फर्स्ट करिए शुरू में आए, पुराने जमाने में ये बाद में आते थे, लेकिन अब जो है ये शुरू में आता है इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के पेपर्स में फर्स्ट करेंगे 20 क्वेश्चन में अगर आपने आधा घंटा लगा दिया, 30-35 मिनट्स आपने लगा दिए, तो ये बहुत ज्यादा टाइम होगा इंग्लिश के हवाले से। और फिर आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो एमकेट वाले हैं बायोलॉजी, उन लोगों को वो पेपर करने में उनको ना बहुत मुश्किल होगी, उनका टाइम कम होगा। तो इंग्लिश को तो जल्द से जल्द इसको निपटाया। ठीक है, इसी वजह से हम टेक्निक की बात करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको कहा मैं ग्रामर भी आप मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, या रीडिंग कॉम्पिटिशन में आपको पढ़ा नहीं रहा, हम टीचिंग नहीं कर रहे हैं, आपको टीचिंग का टाइम ही नहीं है। हम आपको जो टेक्निक्स है ना वो टेक्निक्स आपको बता रहे हैं कि आपके सही आंसर जल्द से जल्द आप किस तरह आप निकाल सकें। ठीक है, एक बात ये हो गई। सॉरी। दूसरी बात ये हो गई है कि एमके वीकेट का जो हमारा इंग्लिश का पेपर है जिसमें हमारा पोर्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में याद रखिए कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे ज्यादा बेहतर क्या है, आपका पास एक्सपीरियंस जो है और आपका कॉमन सेंस, ये आपका ज्यादा एक्टिव होना चाहिए।
यानी क्या मतलब, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है लेकिन आपका पास एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, और आपकी कॉमन सेंस अगर आपका वीक है तो आप हो सकता है कि जवाब गलत दें एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट। उसकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उसका पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और कॉमन सेंस उसके बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है कि उसके नंबर जो है आपसे ज्यादा आ जाएं। ठीक है, अच्छा नूरुल हुदा बेटा, क्या आपको क्वेश्चन करना है? अनम्यूट करके बताइए। नूरुल हुदा, आपने हैंड रेस किया था आपने, ठीक है, कोई बात करनी होगी यकीनन। ठीक है, चलें। तो रीडिंग कॉम्पिटिशन में आपको अपने कॉमन सेंस को और अपने पास एक्सपीरियंस को इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। देखिए किस तरह आपको इस्तेमाल करना होगा पास सेंस को। अभी मैं आपके रीडिंग कॉम्पिटिशन जो अभी निकाल रहा था 7 मैंने निकाले हैं जी। जी बोले बेटा भाई, आपको बात करनी है कोई आपको? मोहर्रम अली, आपको कोई बात नहीं करनी है तो बेटा अपने को म्यूट करें आप। ठीक है, अच्छा आप जैसे मैंने क्या कह रहा हूँ कि पास पेपर्स में आपको देख रहा था फर्स्ट ईयर के प्रोज और सेकंड ईयर के प्रोज, मैं पोएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पोम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के प्रोज आपके पाकिस्तान जिंदाबाद से लेके और आखिर तक मिरेकल ऑफ रेडियो और जो दूसरे आएंगे वो पूरे आपके जहन में होने चाहिए, एक बात। दूसरे सेकंड ईयर के सारे प्रोज आपका 20 मिनट्स विद मिसेस ऑकनटाप से लेके और वो जो एरोनॉटिकल और वो स्पेस वगैरह की सारी चीजें हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए, उसमें से भी पैसेज आते हैं। अगर वो प्रोज आपके जहन में क्लियर हैं, जैसे फर्स्ट करेंगे अभी 2 प्रोज हैं, एक प्रोज फर्स्ट ईयर में से आया है जो मिरेकल ऑफ रेडियो के हिसाब से, मिरेकल ऑफ रेडियो, उसके अंदर एक मैकेबल एक साइंसदान था, एक हर्ट्स था और एक मार्कोनी था। मार्कोनी तो बहुत मशहूर है। इसी तरह सेकेंड ईयर का एक प्रोज है, उसका भी आपके रीडिंग कॉम्पिटिशन में आया है और वो है आपका शायद डिवोटेड फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, डिवोटेड फ्रेंड्स का जो है, डिवोटेड फ्रेंड्स का आपका है, उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो मिलर का है और एक हैंस का है। ठीक है, अब इनके बारे में बताऊंगा ना कि मिलर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैंड के कैरेक्टर्स क्या है, आपको बताने का मतलब क्या है कि अगर आपको डिवोटेड फ्रेंड्स आपको याद है तो उसका अगर फर्स्ट करेंगे पैसेज अगर आया है तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि आप मिलर को भी जानते हैं और हैंस को भी जानते हैं। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट करेंगे मिरेकल ऑफ रेडियो या फर्स्ट ईयर के किसी प्रोज से अगर वो आया है, आप पहली लाइन पढ़ते ही आप पहचान जाएंगे कि ये तो हमारी फर्स्ट ईयर का प्रोज है हमारा, या ये तो हमारा सेकंड ईयर का प्रोज है। और जैसे आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रोज है तो उसकी सारी थीम जो है आपके जहन में आ जाएगी, तो फिर आपको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वो टाइम आपका सेफ हो जाएगा। आप फौरन क्वेश्चन की तरफ आएंगे और क्वेश्चंस को पढ़ के आप जवाब देने के काबिल होंगे अगर वो प्रोज आपका बिल्कुल मेमोराइज सही से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ने के लिए भी देखिए टेक्निक्स होती हैं 2, एक होती है बहुत अच्छी जिसको कहते हैं हम एक्सीलेंट टेक्निक होती है, और एक होती है जो जरा डल टेक्निक होती है। डल टेक्निक क्या होती है कि स्टूडेंट जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को याद रखिए कि ये मैंने आपको जो रीडिंग कॉम्पिटिशन का जो हमने रिकॉर्डिंग शुरू में करवाई थी, फैसल सईद साहब ने आप लोगों को भेजी होगी लिंक, तो उसको भी दोबारा आप देख लीजिएगा। जो रीडिंग कॉम्पिटिशन का सेक्शन हमने डिस्कस किया है उस रिकॉर्डिंग में क्लियर कट मैंने आपको बार बार बताया है कि रीडिंग नहीं करना है आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसका नाम है, लेकिन आपको रीडिंग नहीं करना है। रीडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। रीडिंग करने का मकसद है कि आप टाइम अपना जाया कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन की तरफ आना है और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उस क्वेश्चंस के आंसर को उन लाइंस के अंदर से आपको जल्दी से निकाल लेना है। ठीक है, ये भी हम जो 7 स्लाइड्स अभी हम देखेंगे उसमें आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये तमाम टेक्निक्स जो हैं ये किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पास एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे, कॉमन सेंस भी आपको बताएंगे, और सवाल पढ़ने के बाद पैसेज में से जुमला या अपना आंसर्स किस तरह हम जल्दी से निकालेंगे, सारे टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं, 22 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम चलते हैं अपने बेटा स्लाइड्स की तरफ, और 7 स्लाइड्स बेटा मेरे पास हैं, और 7 स्लाइड्स को हम आसानी के साथ आप लोगों को दिखाते चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम बैक करके बेटा नहीं आएंगे। स्लाइड्स को देखने के बाद कोई भी आपको क्वेश्चंस करना होंगे
तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट थर्सडे को 3 बजे होगी, उसमें आप लोग क्वेश्चंस मुझसे जरूर कर लीजिएगा, या ग्रुप जो है उस ग्रुप पे आप मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे आपकी रिकॉर्डिंग के लिए बेटा ये पंखे की यहाँ पे ना आवाज बहुत ज्यादा है, मेरे घर में स्प्लिट नहीं है, तो पंखा बंद करके बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी और पसीना आ रहा है, तो इसको जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, हम स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। स्लाइड के अंदर अच्छा, पहले जाने से पहले मुझे जो बच्चे हैं 3-4 बच्चे कोई भी मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज जो है बिल्कुल साफ आप लोगों को आवाज आ रही है, मेरी बिल्कुल क्लियर आपको आवाज आ रही है? 3-4 कोई भी बच्चे बता दें। जवेरिया बता दी बेटा। यस सर, बिल्कुल सही आ रही है, क्लियर आ रही है। बिस्मा बताइए, बिल्कुल सही आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल सही आ रही। चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एक काम और कीजिएगा, अभी हम स्लाइड्स की तरफ जब जाएंगे ना, तो स्लाइड्स में फर्स्ट करेंगे आवाज का अगर कोई प्रॉब्लम हो या स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हो तो कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ कि बिस्मा सज्जाद जो है, बिस्मा सज्जाद को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, स्लाइड्स में अगर कोई स्लाइड्स आपको नहीं नजर आ रही या आवाज का प्रॉब्लम है तो बिस्मा सज्जाद आप मुझे वॉइस पे अपने को अनम्यूट करके मुझे कह दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलेंगे हम चलते हैं। ओके सर। ठीक है, स्लाइड की तरफ हम चलते हैं आराम से, बिल्कुल टेक्निक्स में आपको एक एक बताता जाऊंगा, आप लोग को बहुत गौर से वो टेक्निक अभी भी देखना है, आपको सुनना है और बहुत गौर से देखना है कि हम क्वेश्चंस का आंसर किस तरह निकालना है, एक बात। दूसरा भी ये रिकॉर्डिंग फिर आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलने के बाद फिर आपको मजीद गौर से इसको आप देख लीजिएगा। अभी हम शेयर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, इसका साउंड भी हम कर देते हैं इसका। ठीक है, इसको हम ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, ये हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आइए जनाब, ठीक है, ये हमारा पहला स्लाइड से, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं, देखिए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव द बेस्ट आंसर ऑफ द गिविंग क्वेश्चन। ये छोटा सा है, मैं इसको जल्दी से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने कहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। कॉलेज is a practicing ground of the student. It's not sufficient that he gives himself up to student. He must develop the noble qualities of showing respect to elders and teachers, create a team spirit, and participate in the various extracurricular activities, and maintain college discipline to raise the prestige of his college. ठीक है, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया। आपने पढ़ने के बाद हम आते हैं कि व्हाट पार्ट डज कॉलेज लाइफ प्ले इन द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। देखिए, याद रखिएगा, इल्म और तालीम को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हम कॉमन सेंस की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट करेंगे, स्पेसिस के अंदर हमें जवाब नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है, हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि इल्म जब हम लेते हैं, यानी हम ये सवाल करें कि एक आलिम में, पढ़े लिखे में और एक जाहिल में क्या फर्क है। आप हर एक को आप में से जवाब पता होगा। आप ये जवाब इस तरह दे सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसको बिहेव करना आता होगा, उसको बात करना आती होगी, वो अक्लमंदी से फैसले करता होगा, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रखता होगा और जिंदगी की हकीकतों को करीब से वो जानता होगा, बानिस्बत उस शख्स के जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल कह लें या अनएजुकेटेड कह लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जनाब, यहाँ पे आ जाए, व्हाट पार्ट डज कॉलेज लाइफ प्ले इन द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। कॉलेज की लाइफ है, कॉलेज तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल कर दें यहाँ पे, आप यूनिवर्सिटी कर दें, कुछ भी कर दें। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की लाइफ जो है वो एक स्टूडेंट के अंडर ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग करता है। अब याद रखिए ध्यान में, जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, एकेडमिक जवाब है। अब देखिए कॉमन सेंस क्या होगा। देखिए पहला, कॉलेज लाइफ, अभी हम करेक्ट और सही और गलत हम नहीं करेंगे, अभी हम सब पढ़ रहे हैं, ABCD हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। कॉलेज लाइफ ग्रूम एंड प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर लाइफ। बी पे आ जाए, prepare the student in academics। सी पे आ जाए, develops noble qualities in academics। डी पे आ जाए, help the students to take part in extracurricular activities, curricular activities। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस क्या आपका होगा, वही बात आपकी आ जाएगी, तालीम आदमी हासिल करता है सिर्फ कमाने के लिए नहीं, तालीम हासिल करता है अपनी जिंदगी में शऊर और आगाही को बेदार करने के लिए। ये कॉमन सेंस आप सबको पता होगा।
इसमें देखिए ए के अलावा जो है बी सी डी ये तीनों आंसर पर्टिकुलर इन्हें आइसोलेटेड कर दिए हैं एकेडमिक के अंदर, यानी फर्स्ट करें आप स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में, तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ये चीज अच्छी होगी, कॉलेज में ये चीज अच्छी होगी, कॉलेज में ये चीज ये होगी। तीनों देखिए बी सी डी जवाब जो है ये एकेडमिक के अंदर आपको बॉन्ड कर रहे हैं, जबकि हम तालीम हासिल करते हैं वो एकेडमिक के अंदर अपने को बॉन्ड करने के लिए नहीं हासिल करते। एकेडमी से निकल के जो जिंदगी हमें गुजारना है, प्रैक्टिकल लाइफ आगे चल के अगले 5, 10, 15 सालों में आप लोगों को प्रोफेशनल लाइफ गुजारना है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, उसके बाद आपको बहुत लंबी एक जिंदगी गुजारनी है जिसके अंदर आपको बहुत जहानत के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब जवाब क्या है आपका? ए आपका जवाब है कॉलेज लाइफ ग्रूम एंड प्रिपेयर्स अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। कॉलेज यूनिवर्सिटी की जिंदगी एक बच्चे को तैयार करती है कि वो अपनी आने वाली जिंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया आपका? ए इसका जवाब हो गया है। अब जब मैं सवाल करूंगा आप लोगों से तो आप लोगों में कोई भी बच्चा मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। अभी मैंने तो खुद जवाब दे दिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा जी, इस पैसेज को पढ़ते हैं, छोटा सा इसलिए मैं इसको पढ़ लेते हैं। पीपल गेट टेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, but this condition is not only with common people but also the very much experienced psychologists get worried during their problem. छोटा सा था इसलिए हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। The idea that the author is producing in this passage is, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। Everyone gets worried during their problem. B, even psychologists get worried during their personal problem. C, difficult situations are faced by everyone. D, common people face a lot of problems. क्या जवाब होगा? सी होगा सर, सी होगा शायद। सी होगा। डिफिकल्ट सिचुएशन आर फेस बाय एवरीवन, ये होगा। डी होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक चीज करिए, देखिए दो चीजें करनी होंगी हमें। एक तो करना होगा, देखिए शुरू में क्या है, पीपल गेट टेंस। अब वो टेंस को नहीं नीचे नहीं कराएगा, नीचे उन्होंने उसके बदले क्या लिख दिया है, वरीड। और दूसरा क्या है इसके अंदर जो थीम निकल आ रही है, हर इंसान कॉमन वॉमन प्रोफेशनल इंजीनियर डॉक्टर की बात ही नहीं करिए। तो अगर इसको आप टटोलते हुए जाएंगे कि टेंस का सिनोनिम्स क्या है और एवरीवन तो 100% आएगा। बेटा ये म्यूट करें, बेटा आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बेटा अपने को म्यूट करें। ठीक है, जब जवाब पूछेंगे जब आप जवाब करिएगा। ठीक है, आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, शोर आ रहा है। इसका जवाब है बेटा ए। इसको गौर से पढ़िए, इसमें सारी चीजें समझ में आ रही है। एवरीवन गेट्स वरीड ड्यूरिंग देयर प्रॉब्लम। पैसेज के हवाले से हमारा ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि हर कोई परेशान होता है या कंफ्यूज होता है अपने प्रॉब्लम के अंदर। उसके अंदर कोई मुख्तस नहीं है कि वो बहुत बड़ा पीएचडी डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो वो नहीं होगा, सब होते हैं। तो पैसेज से आपको आ गया कि कंडीशन इज नॉट ओनली विद कॉमन पीपल, यहां से हमने निकाला कि एवरीवन, और दूसरी क्या निकाली, पीपल गेट टेंस। तो टेंस हमें नहीं मिल रहा जवाब के अंदर, तो टेंस का सिनोनिम्स क्या होगा, वरीड होगा हमारा। ठीक है, तो हमने वरीड के लिहाज से हमने इसको निकाल लिया। अच्छा, अब थर्ड पे आ जाए। अब थर्ड पे ये ग्रामर प्लस आपका रीडिंग कॉम्पिटिशन दोनों मिक्स होके आ गया। जिन बच्चों को एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो होते हैं, जिनको सही से पता होंगे तो वो उसको सही कर लेंगे। द रीजंस दे गेव वाज, छोड़ दे खाली जगह, एंड दे एक्सप्लेन इट। क्या होगा जवाब? ए बी सी डी? बी सर, बी होगा। बी होगा। बी जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहले हम इस्तेमाल बी होगा सर। करेक्ट, बिल्कुल सही, बी होगा। और लास्ट में याद रखिएगा हमारा जो हम करेक्टली, बैडली, नीटली, पोलाइटली, एक्सीलेंटली, जितनी चीजें एलवाई के साथ आती हैं ये कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है ये हमारे लास्ट में आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जुमले के लास्ट में, अगर जुमला हमारा यानी एक जुमला है तो उसके लास्ट में आएंगे। पैसेज की बात भी कर, आप पैसेज में तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर एक जुमला है आपका कंप्लीट सेंटेंस आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाते हैं और ये एंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सही जवाब हमारा इसका बी है हमारा। द रीजन दे गेव वाज करेक्ट एंड दे एक्सप्लेन इट करेक्टली, बिल्कुल सही है, बी जवाब है आपका, और आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पे आ गया, बहुत लंबा पैसेज है कि भाई एक टेक्निक आ गई।
बहुत लंबा पैसेज है भाई, इतना लंबा पैसेज पढ़ने का आपका टाइम नहीं है। आप पढ़ेंगे तो जनाब आपका टाइम जाया होगा, फिर दूसरे जो आपको जो पेपर्स करने हैं उसका टाइम आपका यहाँ लग जाएगा, फिर उन पेपर्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इतना लंबे पैसेज तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है, क्या करें भाई। ऐसे करते हैं, शुरू की 1-2 लाइन हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। चले जी, शुरू की 1 लाइन हम तो पढ़ते हैं। इट इज ऑफ कोर्स a trifle observed to speak of Asia as a unity and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia countries half the population of the world and at least 3 very distinct civilizations, that of Islam, that of India and that of China. चलेगी, पहले तो ये मुझे बताएं, सबसे पहले एक सवाल छोटा सा आप बच्चों से, ये जो पैसेज है ये हमारे सेकेंड ईयर के प्रोस का पैसेज है। कोई बच्चा उस प्रोस का नाम बताए जो हमारे सेकेंड ईयर का पैसेज का ये सामने में नजर आ रहा है। अगर सेकेंड ईयर के प्रोस आपने सही से पढ़े हैं तो सेकेंड ईयर का प्रोस सामने नजर आ रहा है। Reawakening of the East. जी शाबाश। अजीम लिखारी बर्नार्ड रसल, द ग्रेट राइटर बर्नार्ड रसल, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट, बहुत जबरदस्त फिलोसोफर गुजरा है। रीवेकनिंग ऑफ ईस्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिवेकनिंग ऑफ ईस्ट का ये हम फौरन आ जाते हैं। अगर ये बच्चों आपके जहन में, यानी कि भाई मैंने बात करी कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका, अगर आपके जहन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रोस बिल्कुल क्लियर हैं तो आपको ये पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने शुरू में पढ़ा 3 सिविलाइजेशन आ गई, इस्लाम, चाइना और इंडिया, आप फौरन पहुंच गए जनाब ये तो रिवेकनिंग ऑफ ईस्ट हमारा बर्नार्ड रसल का जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। आ जाए फौरन सवाल की तरफ। इट विल नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ, पहले सवाल पढ़े। इन द व्यू ऑफ द ऑथर व्हाट इज द हार्म ऑफ कल्चर यूनिफॉर्मिटी, यानी हम तमाम कल्चर्स, दुनिया के सारे कल्चर्स को एक कर दें तो इसका नुकसान क्या होगा। इसका सवाल को पहले गौर से समझें कि ऑथर के जहन में, ऑथर के एंगल से वो क्या कह रहा है कि अगर पूरी दुनिया के तमाम कल्चर सेम हो जाएं तो इसकी मुश्किल क्या होगी, इसका नुकसान क्या होगा। देखिए, एक, इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेट सिविलाइजेशन। बी भी कुछ है, सी भी कुछ है, डी भी कुछ है, ई भी कुछ है। इसका सबसे आसान जवाब जो है, जो आपके जहन में फौरन आएगा, वो आएगा ए। क्यों? जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, इंसानों के अंदर, इलाकों के अंदर, शहर के अंदर, मुल्कों के अंदर, कल्चर के अंदर, लिबास के अंदर, खाने के अंदर, जो हमारे रिचुअल हैं, जो हमारे आबा अजदाद से कुछ चीजें चली आ रही है, यही तो खूबसूरती है जो हम पूरी दुनिया में घूमते हैं तो नए नए हमें कल्चर्स मिलते हैं, नए नए हमें खाने मिलते हैं, नए नए हमें ड्रेसेस मिलते हैं, जिसको देख के हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर दुनिया की सारी चीजें सिमिलर हो जाएं, एक हो जाएं, तो फिर तो हम फेड अप हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। कराची भी ऐसा, पिंडी भी ऐसा, शुमाली इलाके जात भी ऐसे, स्विट्जरलैंड भी ऐसा, इंग्लैंड भी ऐसा, तो आदमी का कहीं दिल नहीं जाएगा घूमने का, घर ही बैठा रहे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका जवाब क्या है? ए इसका जवाब है, इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेट सिविलाइजेशन। अगर हम पूरी दुनिया के कल्चर को एक कर देंगे तो ये एक बहुत अजीम सिविलाइजेशन जो है नहीं बना पाएगा। हमें कल्चर को एक नहीं करना है, हमें लोगों को एक करना है। वो लोग अपने कल्चर में रहें, अपने फिरके में रहें, अपनी जबानों में रहें, अपने खानों में रहें, लोग एक हों और बाकी जो उनके दूसरे कलर्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेम में आ जाए, ये जवाब आप में से कोई देगा। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ, अब ये पहले जवाब की वजह से दूसरा जवाब के लिए बहुत आसान हो जाएगा। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ ए, बी, सी, डी। सर ए। कल्चर बी। यूनिफॉर्मिटी, बी भी गलत है, ए भी गलत है, सी करने देखिए मैंने शेडेड भी किया हुआ है, इसका सही जवाब जो लिखा हुआ है, इसका सही जवाब है पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। अभी देखिए इतनी लंबी मैंने आपको तकरीर करी, उस तकरीर के अंदर जवाब मौजूद था। मैंने आपको कहा था कि कल्चर अगर सेम हो जाएगा तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो इसमें क्या कह रहा है वो? पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस, कल्चर की आजादी होनी चाहिए, जिसके इलाके का जो कल्चर है वो इसी को अडॉप्ट करे, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन वो अपने इलाके के कल्चर को अगर अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप अपने को बेटा म्यूट कर दें, घर की आवाज आ रही है आपकी घरों की, उसको आप आवाज को नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। Question 7 and are based on the following passage. The fact that we were all as safe as kittens under a cocoa stove did not, however, acknowledge in the least the fine despair and the
Grotski's desperation which seized upon the residents of the east side when the cry spread. अच्छा देखिए दोबारा, ये बड़ा मजा आया। देखिए आज की जो पैसेज निकाले ना, ये पैसेज भी आपका सेकंड ईयर का एक प्रोज है। कोई भी बच्चा जवाब दे अनम्यूट करके। पढ़ लें 2-3 लाइन, और 2-3 लाइन पढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे कि ये हमारा कौन सा प्रोज है सेकंड ईयर का। The day the dam broke in. The day the dam broke, पूरे घर को खानदान वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट जवाब दे जो है, ठीक है। ये है the day the dam broke है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नीचे आ जाते हैं। The phrase spread like a grass fire mean, एक ग्रास फायर जो है उसके मायने क्या हैं? ए रैपिड स्प्रेड, ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्रास फायर का मतलब क्या होता है? जंगल की आग। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, तो ये हमारा रैपिड स्पीड हो गया है। सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है। जब द डे द डैम ब्रोक हमने बात कर ली है, सबके ज़हन में वो प्रोज आ गया होगा। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन विच द पीपल ऑफ द ईस्ट साइड एक्सपीरियंस वन ऑफ द deadliest fears of their lives. The dam has been destroyed, nahin. The dam is saved, nahin. The dam has broken, yes. Yes. जो उनको रीमर पहुंची थी उनके पास, जिसकी वजह से उनको अपनी जानों का खतरा हो गया था, और ईस्ट की तरफ सारे दौड़ रहे थे चीखते हुए पागलों की तरह, गो ईस्ट गो ईस्ट। तो खौफ क्या था उनके दिमाग में? द डैम हैज ब्रोकन। आपको याद होगा कि जब वो फौजियों ने आके कहा था कि द डैम हैज नॉट ब्रोकन, तो उसको भी ये पगले सारे क्या समझे थे कि द डैम हैज नाउ ब्रोकन, और ये पागल हो गए थे, ठीक है। तो याद आपको लोगों को आ गया। तो ये मैंने कहा कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये द डे द डैम हैज ब्रोकन का था। नेक्स्ट हम चलते हैं फौरन, टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रीड द पैसेज हु आंसर्स क्वेश्चन 7. In earliest time, when every substance was believed to have its own quality, there was no difficulty in believing that some substances were in those with life, others not. ठीक है। अच्छा, इसको पूरा पढ़ने की देखिए फिर जरूरत नहीं है। इसको आप इसको पैसेज को यहीं छोड़ दें, आपको टेक्निक को समझे नीचे आ जाए। Some substances are alive and some are not. ये एक स्टेटमेंट है कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो जिंदा होते हैं और कुछ जो है जिंदा नहीं होते। Which of the following statement best describe this belief? यानी इस पैसेज के लिहाज से, पैसेज पास के बारे में है, ये कौन से बिलीव्स हमें इसको होंगे? एक मिनट, ठीक है, टाइम हमारा नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल सब्सटेंस वाज अननोटिस्ड इन एंशिएंट टाइम। टाइम असल में हमारा थोड़ा सा ज्यादा एकदम गायब ना हो जाए हम चाह रहे हैं इससे पहले। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें नीचे ना कोई भी चीज नहीं है, ए इसका करेक्ट जवाब है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ए करेक्ट जवाब आप कर लीजिएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचुरल सब्सटेंसेस वाज अननोटिस्ड इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी, तो उन लोगों को नहीं पता होता था कि सब्सटेंस कुछ जिंदा है कुछ जिंदा नहीं है। तो ये बिलीव जो है पास्ट टाइम्स के हवाले से बात की जा रही थी। तो ए इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। 8 पे आ जाए। There was nothing but dot suffering that sea change into something rich and strange means. देखिए गौर से सवाल को समझेंगे, आपको जवाब समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है कि देयर वाज नथिंग बट। ये नथिंग बट का आप याद रखिएगा, नथिंग बट हम कब कहते हैं? जब दूसरी चीज है। नथिंग बट के बाद वाली जो चीज आएगी तो वो है, यानी वो यस है वो तो नथिंग बट इस्तेमाल करते हैं। अतः क्या बोल रहे हैं? That suffer a sea change into something rich and, एक बिल्कुल ही मामूली सी चीज के अंदर एक तब्दीली आ जाना और उसको तब्दील कर देना एक बहुत रिच और अजीब और गरीब चीज के अंदर तब्दील कर देना। ये जीरो से लेके और चीजों के आगे बढ़ने के हवाले से बात हो रही है। अब देखिए इस बात को हम किस जवाब में तलाश करेंगे? चीज जीरो से एकदम बड़ी अजीम हो जाती है, कि चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो इंसान हो, या कोई भी चीज हो। ए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू अ ट्री। In everyday life, natural things change drastically. The suffering of change are always enormous. ये तो नहीं हो सकता। Nature does not support any change. ये तो बिल्कुल ही गलत है। Nature ही तो सपोर्ट करती है, तभी तो पूरी दुनिया चल रही है। अच्छा, E है both A and B। इसका जवाब है, देखिए टाइम इसलिए कम है इसलिए मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ। इसका जवाब जनाब है आपका E, both A and B। यानी the transformation of seed into a tree, यानी कि जीरो से एक बहुत अजीम और बड़ा फलदार दरख्त बन गया है, ये एक चीज है। दूसरी क्या है कि तमाम
चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं हमारे अतराफ में। ठीक है, और ये बिल्कुल ट्रू है, एक ट्रू फेनोमेना है। हम लोग को पता है कि हमारे इर्द, चाहे वो हमारा एटमॉस्फेयर हो, चाहे हमारा ये सोलर सिस्टम हो, चाहे हमारी यूनिवर्स हो, ठीक है, या हमारी गैलेक्सी हो, तमाम के अंदर तब्दीलियां मुसलसल हो रही हैं, ये सबको पता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। What a silly boy you are, cried the miller. देखिए अभी हमने नहीं पढ़ा है, दोबारा वही वाली बात, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे हमने पहला सेंटेंस पढ़ा हमारे जहन में फौरन आ गया, अरे what a silly boy you are, cried the miller. मिलर बॉय, इसका मतलब भी कोई मासूम सा बच्चा है जिसको ये मिलर बड़ा खबीस सा कोई इंसान है, तेज मक्कार किस्म का, इसको डांट रहा है। मिलर के नाम से फौरन हम पहुंच गए कि सेकंड ईयर में हमारा एक बड़ा जबरदस्त प्रोज था, उस प्रोज के हवाले से ये पैसेज है। बताएगा कोई स्टूडेंट? जल्दी से, टाइम कम है। The devoted friend. The devoted friend, शाबाश बेटा, आपके लिए बहुत सारी शाबाश है, एक्सीलेंट। ये द डिवोटेड फ्रेंड्स का है। अब द डिफरेंट फ्रेंड को आप ध्यान में फौरन लेके आ जाए। एक कैरेक्टर है मिलर का है, एक कैरेक्टर हैंस का है। हैंस जो है बहुत मासूम बच्चा है जो दोस्ती को बहुत ज्यादा अजीम चीज समझता है, और मिलर जो है हर वक्त इसको बेवकूफ बनाता है, उससे चीजें लेता रहता है। रिटर्न में ये हैंस को कभी भी कोई चीज नहीं देता। आ जाए जनाब, क्वेश्चन नंबर 1, what does the statement floor is one thing and friendship is another tell about the nature of Miller? Very kind, selfish, friendly, caring. Selfish. 100% selfish है, ये हमेशा चीजें लेता था, हैंस इसको देता कुछ नहीं था। सेकंड में हम आ जाएं, why does Miller not want Hans to come inside his home? Miller क्यों नहीं चाहता था कि हैंस के घर में आए? नंबर 1, because Miller thinks that after seeing the luxuries of home Hans will get invoiced, जलन का शिकार हो जाएगा, कीना आ जाएगा उसके दिल में। Because Miller thinks that Hans will ask for floor. See, because Miller thinks that his house was not worth visiting. Both A and B. इसका जवाब है जनाब both A and B। ठीक है, A और B इसके दोनों जवाब है, बहुत आसान इसका जवाब है। फौरन हम आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। ये आ जाए, देखिए बहुत लंबा पैसेज आ गया, बहुत लंबा पैसेज आ गया है जनाब, लेकिन पैसेज को जैसे ही हम पढ़ेंगे हमारे जहन में आ जाएगा। द नेम्स ऑफ द 3 men, एन Englishman, a German, and Italian stand for the many who have found for us this news path of progress. James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, and Marconi. फौरन हमारे जहन में आ जाएगा पैसेज हमारे पास, दोबारा हमारे पैसेज आ गया फर्स्ट ईयर का हमारे पास पैसेज आ गया है। उसका नाम क्या है जल्दी से बताए कोई स्टूडेंट, टाइम बहुत कम है। नहीं आ रहा जहन में? मिरेकल ऑफ रेडियो। मिरेकल ऑफ रेडियो जैसे आपके ध्यान में आएगा, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो आपके ध्यान में आ जाएगा। 3 साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल ने क्या करा था? मैक्सवेल ने इन प्रिंसिपल्स को, वायरलेस चीजों का वायरलेस खत्म करा था और इस प्रिंसिपल को डिफाइन किया था। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या किया था? हर्ट्ज ने उन वायरलेस वेव्स को दरियाफ्त किया था। मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने एपरेटस इजाद करे थे जिसमें ये तमाम वेव चलती हुई दिखाई दें या डेमोन्स्ट्रेट उनका हो। अब पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपको क्लियर है मिरेकल ऑफ रेडियो, अब नीचे आ जाए। Which of the following could be the best title of the paragraph? Contribution of Sir Olive Reed, गलत। Role of technology in modern world, गलत। Discovery of wireless, the double sounding board, इसका जवाब है सी। इसका जवाब है डिस्कवरी ऑफ वायरलेस। और ये वायरलेस के बारे में हमारा मिरेकल ऑफ रेडियो था, जब वायरलेस खत्म हुआ था, बगैर वायर के मैसेजेस हम भेजने के काबिल हुए थे, डिस्कवरी ऑफ वायरलेस। सेकंड आ जाए, which of the following is mentioned in the paragraph as the contribution of Heinrich Hertz? हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि पैसेज में पढ़े बगैर कि हर्ट्ज का कंट्रीब्यूशन जो था वो उसने वायरलेस वेव्स को दरियाफ्त किया था। अब आ जाए नीचे, इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द वायरलेस, नहीं गलत, ये तो मार्कोनी ने किया था। Demonstrated the possibility of sending signal, नहीं। That the waves are thrown back to the earth, नहीं। Discovered and demonstrated the wireless waves। जवाब कौन सा सही हुआ हमारा? डी हमारा सही हुआ है कि हर्ट्ज ने क्या करा था? Discovered and demonstrated the wireless waves। याद रखिएगा इन तीनों को। मैक्सवेल ने क्या करा था? प्रिंसिपल डिफाइन किए थे।
हर्ट्ज ने क्या करा था, इन वेव्स को डिस्कवर किया था और मार्कोनी ने क्या किया था, वो एपरेटस उसने इजाद करे थे, उनका इंतजाम किया था जिसमें ये तमाम चीजें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आए। नेक्स्ट चलिए आप। ठीक है जनाब, बल्कि मैं ख्याल में ये लास्ट हो गया है, रीड द पैराग्राफ, ये तो हमारा ग्रुप पहला हो गया था ना। तो ये हमारी सारी चीजें हो गई। ये जबिया खान अपना आपने वीडियो ऑन कर दिया है, बेटा कोई बच्चा आपके घर में टहल रहा है पीले पीले फूल वाली शर्ट पहने हुए। ठीक है, हम बैक करते हैं जनाब इसको क्लोज करके, और 1-2 मिनट हैं उसमें जरा सी बात करके हम आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा ठीक है, बैक टू, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अच्छा जी, बैक करके आ गए। 23 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम अपने इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाकी और पैसेज हैं उनको लेके आएंगे, उनकी टेक्निक्स को समझेंगे। 3 टेक्निक्स आज आपको मैंने बताई हैं, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली टेक्निक्स क्या है, हमारे कॉमन सेंस है हमारा। सेकंड टेक्निक्स हमारी क्या है, हमारा पास एक्सपीरियंस है। और फोर्थ टेक्निक्स हमारी क्या है कि हमें क्वेश्चंस पहले पढ़ना है और क्वेश्चंस के हवाले से फिर हमें पैसेज के अंदर जाके उसके जवाब को तलाश कर लेना है। बहुत शुक्रिया बेटा। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को हम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसको कंटिन्यू हम करेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिए। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। खुदा हाफिज।